वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में प्रोपोर्शंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट मेथड समझा था कि कांस्टेंट की मदद से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक्सरसाइज है 18.6 आपकी किताब की, इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें हम देखेंगे कि हम इस कांस्टेंट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं प्रूव करने के लिए गिवन आइडेंटिटीज़ को। ये आइडेंटिटीज़ हैं, इनको प्रूव करना है। सो एक्सरसाइज नंबर है हमारी 18.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गिवन है इफ़ के बाद लिखा हुआ है पी रेशो क्यू प्रोपोर्शन, यहाँ इक्वलिटी का निशान लगा हुआ है आपकी किताब में, मैं प्रोपोर्शन लगा रहा हूँ, आर रेशो एस। सबसे पहले तो इस प्रोपोर्शन को देखें। इफ़ दिया हुआ, इफ़ का मतलब ये गिवन है, इंफॉर्मेशन है, और हम इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा ये हो जाएगा P ओवर Q में P को कैपिटल और स्मॉल में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता लिखने में, R अपॉन S, ये चीज़ें कांस्टेंट के बराबर है। इसके बाद में हम हर सवाल के लिए तो इसको प्रूव नहीं करेंगे, इससे हम बेसिक वैल्यूज़ ड्रॉ करके साइड में लिख लेंगे और फिर उनको यूज़ करते रहेंगे इस क्वेश्चन नंबर के बाकी तमाम पार्ट्स में। इस तरह से क्या होगा कि P ओवर Q भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा एंड R ओवर S भी कांस्टेंट के बराबर है। इस तरह से P जो है दैट्स इक्वल टू के क्यू एंड R इज इक्वल टू के एस। ये दो आइडेंटिटीज आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इनको हमने यूज़ करना है अपनी तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर, तमाम आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए। तो इससे जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं मैं उसे यहाँ ऊपर टॉप पर लिख दे रहा हूँ ताकि इसे हमें बार बार ना प्रूव करना पड़े। P बराबर है के क्यू के एंड R बराबर है के एस के। ये सारे इस प्रोपोर्शन को हमने कांस्टेंट रखते हुए, कांस्टेंट वैल्यूज़ में इंट्रोड्यूस करते हुए हमने दो आइडेंटिटीज़ हासिल कर ली हैं, P इज इक्वल टू के क्यू एंड R इज इक्वल टू के एस। अब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, देखते हैं उसको प्रूव करके कि उसे हम कैसे प्रूव कर पाते हैं। पार्ट 1, एट पी माइनस 3Q। इस तरह के सवाल हमने लॉज ऑफ प्रोपोर्शन की मदद से किए हैं। 8P प्लस 3Q अगर हम देखें तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ बन जाता है। सर डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लॉ, एनी फिलहाल हम उस मेथड की तरफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंपोनेंट और डिविडेंड लॉ है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8/3 के साथ और ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता चला जाएगा। लेकिन हम इस वक्त इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन के बजाय कांस्टेंट मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं। सो कांस्टेंट्स हमारे पास, कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। P की वैल्यू के क्यू है और R की वैल्यू 3KS है। नाउ P और Q दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं इसके अंदर। मैं अलहदा से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ, एक साथ इसको सॉल्व करूँगा और दोनों साथ साइड बराबर आ जाएंगी, विच इज़ इक्वली क्यूट। ठीक है, P की जगह हम रखेंगे के क्यू, ये हो जाएगा 8KQ यहाँ पे भी 8KQ प्लस 3Q
राइट हैंड साइड पे भी आर की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे. इट विल बी 8ks minus 3s 8ks प्लस 3s. आर को रिप्लेस कर दिया हमने ks से, p को रिप्लेस कर दिया kq से. दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव डन सो फार हियर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. स्टिल दे लुक वेरी मच डिफरेंट नाउ. मुझे यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन में थे, इसमें आपको एक स्किल का इस्तेमाल करना होगा, वो है फैक्टराइजेशन. और फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, जो कि इस वक्त मैं बिल्कुल रिवाइज नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ. टाइम आएगा तो मैं फैक्टराइजेशन को तफसील से पढ़ाऊँगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अलजबरा के अंदर. इन दो टर्म्स में से मुझे q कॉमन नज़र आ रहा है. मैं इसे कॉमन ले रहा हूँ, बच जाएगा 8q माइनस 3. यहाँ से भी q मुझे कॉमन मिल रहा है, 8k प्लस 3. इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाए. यहाँ मुझे न्यूमरेटर में s कॉमन नज़र आ रहा है, s 8k माइनस 3. और यहाँ पर s कॉमन नज़र आ रहा है. वी हैव गॉट 8k प्लस 3. इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमने कॉमन फैक्टर निकाला था q, ये दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ s से कैंसिल हो गया. तो अब बाकी जो चीज़ बच रही है वो ये है 8k माइनस 3 8k प्लस 3. दैट्स इक्वल टू अब देखिए आप, इसमें से चारों के चारों जो अननोन्स थे p q r s रिप्लेस हो चुके हैं. और यहाँ एक कांस्टेंट की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आ गया. अगर हमें k की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ से सेम आएगी. वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ k, ये ट्रू रहेगी. एक आइडेंटिटी है और दोनों तरफ बिल्कुल सेम शेप आ गया. एक्चुअली हमें ये यहाँ भी इक्वल ही हैं, लेकिन यहाँ इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं. अब ये बिल्कुल सेम शक्ल में आ गई. यहाँ पे P था, यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ S है. अब यहाँ P Q R S सब जा चुका है और जो दोनों तरफ बिल्कुल सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं. हम लिख देंगे यहाँ QED. दिस इज़ प्रूव. गॉट एरर डिमॉन्स्ट्रेंडम प्रूव हो गया. हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया थ्रू टू थिंग्स. हमने पहले तो इन वैल्यूज़ को लिया, इसको हमने प्रूव किया था पहले कि ये कहाँ से आई है, और फिर इन वैल्यूज़ की मदद से हमने इसको, इस आइडेंटिटी को इक्वल प्रूव कर दिया. ओके, सो यूजिंग द सेम मेथड लेट्स मूव टू बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. मैं इसमें कोशिश करूँगा कि सारे पार्ट्स आपको करके दिखा सकूँ, क्योंकि ये थोड़े से अलजेब्राइक मेथड इनके कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं. सो लेट मी सी कि मैं इसमें से कितने आपको करके दिखा सकता हूँ. पार्ट 2 मैं करने जा रहा हूँ इस वक्त. It says p cube plus r cube q cube plus s cube and this is cube root. यहाँ पे 3 काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर. ऐसे लग रहा है शायद वो 3 इस तरह से है, इसके बाहर है. तो ये जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं है. ये क्यूब रूट है, इसके लिए 3 है, तो ये 3 इस तरह नहीं है. जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया इसको समझ लीजिएगा, समझ के इसको अच्छी तरह से गौर करके लिखिएगा और छोटा कर दीजिएगा इस 3 को लिखने में. एंड दैट इज इक्वल टू p अपॉन क्यूब. जैसे अब क्या हो सकता है इसमें, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है.
इसको अगर हम किसी तरह, इसका तो हमको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, पी अपॉन क्यू, दो अलग अलग नंबर है, उनकी रेशियो है, हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पे काफ़ी कुछ करने को है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, ना पी क्यूब को आर क्यूब में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, नथिंग इज़ पॉसिबल। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पहले से निकाली हुई हैं इनको इसमें इंसर्ट कर दें। दिस इज पी क्यूब, पी की वैल्यू हमने निकाली के क्यू। देखिएगा ज़रा साइड में, अगर हम के क्यू का क्यूब लेते हैं, क्योंकि पी क्यूब था उसकी जगह हम के क्यू ले आएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, वो के का भी क्यूब आ जाएगा और क्यू का भी क्यूब आ जाएगा। तो मैं ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करूँगा, यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट कर दूँगा। तो ये क्या होगा, के क्यूब एन क्यू क्यूब, पी की जगह हमने के क्यू डाल दिया, पी क्यूब था तो वो के क्यूब और क्यू क्यूब बन गया ना, प्लस आर क्यूब है, आर की जगह पे क्या आएगा, के एस, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यूब एन एस क्यूब, और यहाँ पे क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, और दिस इज द क्यूब रूट साइन। यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं हम, लेकिन पी एन क्यू, यहाँ पे पी एन क्यू दिया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करने या ना करने से कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पी की जगह पर हम लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, के क्यू ओवर क्यू। लेट्स सी के क्या बनता है। हमको ऐसे एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करता मैं कि भाई यहाँ रखना है, आप सबको रिप्लेस कर दीजिए, ऑल दी वैल्यूज़ जो यहाँ पी और आर आपको नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आप के क्यूब और एस, के क्यू एन एस, के एस रख दीजिए। लेट्स सी कि इसकी क्या शक्ल बनती है। देखिए इस न्यूमरेटर में मुझे के क्यूब कॉमन नज़र आ रहा है, ये दो टर्म्स हैं, के क्यूब को मैं कॉमन ले रहा हूँ, रह जाएगा क्यू का क्यूब प्लस एस का क्यूब ओवर, एंड दिस इज ऑल इनक्लोज्ड इन अ क्यूब रूट साइन। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मैं क्यू और क्यू को कैंसिल करके इसे के लिख दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। जब मैंने इसमें से के क्यूब को कॉमन लिया तो एक फैक्टर आ गया मेरे पास, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, मुझे नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में भी यही है। क्या रह गया आपके पास, क्यूब रूट ऑफ के क्यूब इज इक्वल टू के। तब यहाँ तक है कि क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही के आ जाएगा। सो के इज इक्वल टू के, प्रूव हो गया कि ये दोनों की दोनों बातें, दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं थ्रू कांस्टेंट मेथड। ओके, दैट अपेयर्ड रादर कन्वीनियंट। इसके ऊपर हम लॉस का इस्तेमाल करने का सोचते तो यकीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। सो आई थिंक ये के मेथड आपको ज़्यादा जहनी एफर्ट नहीं लगाता, थोड़ी सी आपकी फैक्टराइजेशन स्किल्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, एल्जेब्राइक स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं है ये। ओके, आई एम गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बहुत खुशी हो रही है देख के कि यहाँ उन्होंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया है। बहुत ही इंटेलिजेंटली कंपोज्ड क्वेश्चन है, रादर केयरफुली कंपोज्ड क्वेश्चन। इट सेज पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, यहाँ इक्वालिटी लगी हुई, आप चाहें तो प्रोपोर्शन का साइन लगा लीजिए, इक्वालिटी ही रहने दीजिए। इट सेज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो
आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। ब्रैकेट देख के मुझे खुशी इसलिए हुई है कि ये रेशो है और इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ों रेशो में शामिल है। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो इसका मतलब होता सिर्फ रेशो क्यू स्क्वायर की निकल रही है। ये बातें पहले भी मैं कई मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ। एनी हाउ, रेशो के साइन को रेशो रहने दें या ऐसे डिवीजन सपोज कर लें, आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस। हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं। किसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करने जा रहे हैं? पी की और आर की, एंड देन वी विल सी कि इसकी क्या शक्ल बनती है। पी की जगह हम लिखेंगे के क्यू, और यहाँ पे पी स्क्वायर है तो हम ये पहले भी देख, बन जाएगा सिंपली के स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड रेशो और डिवीजन एक ही चीज़ होती है। मैं रेशो का साइन ही लगा रहा हूँ, इन द एंड हम जाकर इसको डिवीजन बना देंगे। अगर इसे हम डिवीजन बना दें सपोज, या इसी स्टेज पे हम इसको डिवीजन बना देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई बना सकते हैं। कैसे? कि इसको इन्वर्ट कर दें, इसका रेसिप्रोकल बना दें, तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे दो काम एक साथ हो गए। मैं इसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको रिप्लेस भी कर रहा हूँ, तो दैट माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग। मैं इसको भी डिवीजन ही रहने देता हूँ और हम इसको पहले वैल्यूज डाल देते हैं। पी क्यूब, पी की जगह पे क्या आएगा? के क्यूब क्यू क्यूब, यहाँ आ जाएगा के क्यू प्लस क्यू। नाउ हेयर आर की जगह हम रखेंगे के एस, ये हो जाएगा के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन ले रहा हूँ, रेशो की जगह डिवीजन लगाई जा सकती है ताकि हम उसको पे इन्वर्स कर लेंगे, सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में आ जाएगा। आर की जगह पे रखेंगे के एस, हो जाएगा के क्यूब एस क्यूब, फिर आर की जगह पे के एस प्लस एस। आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट कि हम इसको रेसिप्रोकेट कर लें। यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, रह जाएगा के स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड करने के बाद ये चीज़ उलट जाएगी, लेकिन साथ साथ में इसमें से मैं क्यू को कॉमन भी ले रहा हूँ, रह जाएगा के प्लस वन ओवर के क्यूब एंड क्यू क्यूब। हेयर नाउ इसमें से एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा के स्क्वायर प्लस वन एंड दिस इज आई एम मेकिंग मल्टीप्लाई, सो ये चीज़ ऊपर चले जाएगी, ये चीज़ डिनोमिनेटर बन जाएगी, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा के एस, और एस में से मैं एस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा के प्लस वन और ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा के क्यूब एंड एस क्यूब। क्या किया जाए? मेरे ख्याल मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो क्या बन जाएगा? क्यू क्यूब के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन ओवर के क्यूब क्यू क्यूब। यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर एस से मल्टीप्लाई होगा, एस क्यूब के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन, और डिनोमिनेटर में है के क्यूब एंड एस क्यूब। मेरे ख्याल तो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। इस क्यू क्यूब और क्यू क्यूब को काट दीजिए, एस क्यूब को एस क्यूब से काट दीजिए, तो जो एक डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। अब क्या रह गया? के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन ओवर के क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन ओवर के क्यूब। नाउ आप देख सकते हैं दोनों साइड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो चुकी हैं, आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। सो दिस इज़ व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू डू हियर। ओके, सो आई होप यू मस्ट बी फीलिंग नाउ, अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेथड
ज़्यादा लॉजिक्स पे डिपेंड नहीं करता, मेथड पे डिपेंड करता है। अगर आपको फैक्टराइजेशन वगैरह पे अबूर है तो आप इसको बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ओके, दैट वाज पार्ट 3। ओके, मैं पार्ट 4 करने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सही है। आई होप कि क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। बिल्कुल उसी कांस्टेंट मेथड से जो वैल्यूज़ हमने पहले से निकाल कर लिखी हुई हैं, इन्हीं की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। सवाल है 4th पार्ट। इट सेज P5 प्लस R5। अब यहाँ देखिएगा कि जो पिछले सवाल में मैंने जिस बात की तारीफ़ की थी, अगले ही सवाल में उन्होंने इस चीज़ को हिमाकत में बदल दिया कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है। अगर रेशो आ रहा है तो ब्रैकेट फिर मस्ट हो जाता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ रेशो का हिस्सा है। Q5 प्लस S5। नाउ इक्वालिटी दिया हुआ है, लेट्स यूज इक्वालिटी। P क्यूब R स्क्वायर रेशो Q3S स्क्वायर। ओके, सिंपल एक्सप्रेशन है तो मैं चाहूँ तो आसान होगा कि मैं इसको फ्रैक्शन बना लूँ और ये रेशो का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। एक सिंपल आइडेंटिटी बन जाएगी और उसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेंगे। लेट्स सी है, फिल वक्त हम वैल्यूज़ इंसर्ट करने जा रहे हैं। P की वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं और R की वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं। P की जगह पे आ जाएगा K5 Q5। P की पावर 5 है, उसकी जगह हम KQ रखेंगे तो सिंपली K की पावर 5 आ जाएगी, Q पे भी आ जाएगी। और ये है प्लस R5 रेशो, सॉरी R की वैल्यू भी इंसर्ट करनी होगी हमें। R जो है दैट इज इक्वल टू KS, तो ये हो जाएगा K की पावर 5 एंड S की पावर 5 रेशो Q5 प्लस S5। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जा रहे हैं, आइडेंटिटी के उसमें P क्यूब है। P क्यूब है तो वहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। P की जगह पे क्या आएगा KQ, तो ये हो जाएगा KQ प्लस QQ। R की जगह R की वैल्यू रखेंगे, वो होगी K स्क्वायर एंड S स्क्वायर। अब यहाँ पर R स्क्वायर है, R स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी K स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। मैं चाहूँगा हम सवाल को चेक कर लें एक मरतबा। मुझे आई डाउट कि मैं क्वेश्चन गलत ना उतारा हो। Q क्यूब, यस, ये मैंने सवाल गलत उतार लिया है क्योंकि ये R स्क्वायर नहीं है, दिस इज S स्क्वायर। दिस इज S स्क्वायर, लिहाजा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों टर्म में मुझे K5 कॉमन नज़र आ रहा है, रह जाएगा क्या Q5 प्लस S5। मैं इस चीज़ को डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूँ क्योंकि रेशो है तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। Q5 प्लस S5 इज इक्वल टू, या इन चीज़ों को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ला रहा हूँ, लेकिन मैं इससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा K5
K5 Q cube S square over Q cube and S square। यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट एक कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्यू क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे बच जाता है K5 और राइट साइड पे बच जाता है K5। मैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड शक्ल हो नहीं सकती, ना करने की कोई ज़रूरत है। मैं लुकिंग एट दिस गिवन आइडेंटिटी, ये बहुत ही आसान तरीन अप्रोच हो सकती थी इसको प्रूव करने की। सो आई एम ट्राइंग टू डू क्विकली, बिकॉज पार्ट 5 भी मैं इसका कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे आपके लिए कर दूँ। Okay, part 5, P minus Q over P रेशो, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि फ्रैक्शन है। इट्स Q over P प्लस Q, ये प्रोपोर्शन है, इक्वालिटी लगाई गई है। R माइनस S ओवर R रेशो S ओवर R प्लस S। मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और फिर इंसर्ट करें। आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना स्टाइल है काम करने का। चाहे तो पहले हम P और R को रिप्लेस कर लें और फिर सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज़ ऑल योर चॉइस। मुझे आसान लग रहा है कि मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक ये रेशो के साइन के हटाऊँ, डिवाइड को ख़त्म करूँ और फिर वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ। लेट्स सी इसे किस तरह आसानी पैदा होती है। सिर्फ एक स्टाइल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका मैथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या हो जाएगा ये P, बस एक बात देखें कि ये क्या है, रेशो का क्या मतलब है, डिवीज़न। तो मैं इसको यहाँ साइन लगाने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये डिवीज़न ही है। और अगर ये डिवीज़न है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो सेकंड टर्म है डिवीज़न के अंदर, जो डिवाइज़र है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, P माइनस Q ओवर P, और ये हो जाएगा P दिस इज़ R माइनस S over R multiplied by R plus S over S। ओके, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर। ये है R P माइनस Q एंड P प्लस Q। आप लोगों को याद होगा अलजेब्रा के अंदर आपने डेफिनेटली पढ़ा है किसी न किसी क्लास के अंदर कि अगर A प्लस B और A माइनस B को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दैट इज इक्वल टू द सम, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स। सो ये क्या बनेगा, ये देखिएगा ये A माइनस बी A प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह यहाँ पे भी A माइनस बी A प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आसान कर लेते हैं इसको, और ये शक्ल क्या हो जाएगी, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और ये हो जाएगी PQ। ये हो जाएगी R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन RS। तो ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अगर अब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करें तो मे बी आपको आसानी हो, मैं नहीं, ये आपका अपनी चॉइस है, इससे कोई फ़र्क नहीं। आप पहले वैल्यूज़ इंसर्ट कर लें, बाद में ये सिंप्लीफिकेशन करते रहिए। दिस इज़ ऑल योर चॉइस। ठीक है, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई किया, अब मैं इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स सी
इससे फ़ायदा होता है, आसानी होती है, तो आपकी अपनी पसंद नापसंद पे मुनहसर है। अब हमें क्या करना है, पी की जगह लिखना है के क्यू और आर की जगह लिखना है के एस। इसकी जगह लिखेंगे के क्यू तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी की जगह लिखेंगे के क्यू टाइम्स क्यू आर के स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के एस टाइम्स एस। न्यूमरेटर में तो मुझे क्यू स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, बचेगा के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर यह हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, इसमें से भी के एस स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा के एस स्क्वायर। इस साइड पर ये क्यू स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के, दैट्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के। अब हमें ये देखने से नज़र आ रहा है कि दोनों चीज़ें या दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी हो चुकी है। इसका मतलब हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। आइडेंटिटी प्रूव करने का मतलब ये होता है कि हमें उसकी आइडेंटिटी की दोनों साइड जो देखने में मुख्तलिफ शक्ल की लग रही होती हैं, उनको हम एक जैसा बना दें। तो दिस इज़ द कांस्टेंट मेथड। हमने एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया है और इसको के मेथड कहते हैं आपकी किताब में, कांस्टेंट मेथड। इसमें प्रोपोर्शन में हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यूज़ की मदद से हम आइडेंटिटी की दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।